नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में संकट चल रहा है और बाँछें खिल रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ है कि कांग्रेस में इस पे बहस शुरू हो गई है अंदर खाने कि क्या शिवसेना के साथ हमें जाना चाहिए। तो जो धड़ा विरोध कर रहा है उसने जो चुना है, जो आधार बनाया है, उसमें सबसे बड़ा आधार निकल करके आ रहा है वीर सावरकर का मुद्दा कि चूंकि शिवसेना ने भी उनको भारत रत्न देने का समर्थन किया है, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को लिखा है, इसलिए कांग्रेस उनके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि कांग्रेस वीर सावरकर के कई सिद्धांतों से अपने को मेल करते हुए नहीं पाती है। कहीं ना कहीं उसको लेकर के डिफरेंसेज है। तो जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई तो बताते ये हैं कि कांग्रेस नेताओं के साथ जो डिस्कशन हुआ था वो डिस्कशन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ भी हुई और उसमें ये दिक्कत आई कि आखिरकार कैसे हम उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वीर सावरकर को लेकर के तो बहुत ज़्यादा मतभेद है और कांग्रेस को पूरे देश में राजनीति करनी है। अभी तक कांग्रेस जो है सावरकर का विरोध करते हुए आई है। उनके कुछ बातों का समर्थन कर देने से कांग्रेस के वीर सावरकर के सिद्धांतों का समर्थन करना नहीं माना जा सकता। और दूसरी बात जो निकल करके आई वो ये आई कि यदि वास्तव में शिवसेना सीरियस है कि वो बीजेपी से अलग होकर के सरकार बनाएगी तो सबसे पहले उसे बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ना होगा, अपने केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत को वापस लेना होगा, यानी कि उन्हें सरकार से अलग कराना होगा। तब पता चलेगा कि वो कितना सीरियस है। तो ये बात हुई कि वीर सावरकर को लेकर के कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में कहीं ना कहीं गतिरोध है। दूसरी तरफ शिवसेना के जो नेता हैं जिनको विक्रम बैताल के नाम से कहा जा रहा है, संजय राउत पे जो वार किया जा रहा है, उनको विलेन माना जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर दिक्कत किसकी तरफ से है? यानी कि कभी नरम और गरम रुख अपनाया जा रहा है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि रात में जो डेवलपमेंट हुआ है कि 15 के बजाय 17 डिपार्टमेंट का, 16 और 17 दो आंकड़े आ रहे हैं, डिपार्टमेंट का शिवसेना को ऑफर दिया गया है और उसमें से राजस्व और वित्त का भी ऑफर है। होम चला जाएगा, जो अभी तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास था वो किसी और के पास चला जाएगा, यानी कि जो पाटिल हैं और जो मुनगंटीवार हैं, सुधीर मुनगंटीवार, वो दोनों सीएम मटेरियल माने जाते हैं और वो दोनों काफ़ी मुखर भी हैं। तो जब विभागों का आदान प्रदान होगा, बंटवारा होगा, उसमें वो शिवसेना के खाते में चले जाएंगे। तो एक राजस्व मंत्री हैं और एक वित्त मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके पास इधर जो है जो होम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो जो है इनके हाथ से निकल जाएंगे, जो अभी तक देवेंद्र फडणवीस के पास था। फिर इन दोनों नेताओं को उन्हें देना पड़ेगा। तो देवेंद्र फडणवीस यदि बन भी जाते हैं तो कमज़ोर तो हो जाएंगे यदि मिनिस्ट्री को लेकर के बार्गेनिंग जो हो रही है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक। संभवतः बीजेपी इस बात पर तैयार हो रही है कि हम सीएम को छोड़ करके बाकी किसी भी हद तक समझौता कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवसेना के साथ अब ये दिक्कत है कि वो इतना आगे बढ़ चुकी है कि यू टर्न लेगी तो किस आधार पे लेगी? क्या इसमें देवेंद्र फडणवीस की जो है बल ली जाएगी कि ये मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्योंकि शिवसेना की तरफ से ऐसी बात आ रही है कि फिर अपना मुख्यमंत्री बदलिए। दूसरी बात जो है वो जो राष्ट्रपति चुनाव की बात शुरू में धमकी से शुरू हुई थी, उस बात में दम है। लास्ट ऑप्शन बीजेपी के पास यही बच रहा है कि यदि बात शिवसेना से नहीं बनती है और उधर एनसीपी और कांग्रेस से गठजोड़ करके ये लोग नहीं बनाते हैं सरकार, तो राष्ट्रपति शासन की भी नौबत आ सकती है। उसमें बीजेपी फायदा देख रही है। बीजेपी को फायदा ये दिख रहा है कि यदि वो सरकार बना लें, इसका भी बीजेपी इंतजार नहीं करेगी। वो तो अपने सरकार बनाने का इंतजार करेगी, उसके बाद इस मौके की तलाश करेगी कि मामला अदालत में न जाए तो राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि राज्यपाल की जो संवैधानिक मजबूरी है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएंगे, उसके बाद यदि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो फिर जो भी ऑप्शन उस सेकंड ऑप्शन है, यानी कि 3 दल मिलकर कहते हैं कि हम सरकार बनाने को तैयार है, तो फिर बुलाना मजबूरी है। फिर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। राष्ट्रपति शासन मनमानी तरीके से नहीं लगा सकते, उसका आधार तो होना जरूरी है, अदरवाइज वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की एक बात जरूर है रणनीति में कि ये सरकार यदि शिवसेना के साथ बन जाती है तो सो एंड गुड, और नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति शासन कुछ दिनों तक सस्पेंड रखिए विधानसभा को और फिर आगे सरकार बनाने की तैयारी कीजिए, और नहीं तो चुनाव में भी चलने की तैयारी कीजिए। चुनाव में जाने पे शिवसेना को ऐसा लग रहा है, या जिस तरीके से एनसीपी का बयान आया है, कि उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनसीपी ने भी साफ साफ बोला है कि इसकी राष्ट्रपति शासन और चुनाव की जरूरत नहीं है। जिन्हें जो है बहुमत मिला है, जिनको जनादेश मिला है, उनको सरकार बनाना चाहिए। तो शरद पवार अनुभवी राजनेता हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, दांव भी बहुत अच्छा जानते हैं वो,
कि उनको लग रहा है कि इन लोगों को सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना के साथ सरकार इन लोगों को बनाने में सैद्धांतिक दिक्कत तो आएगी। एनसीपी को शायद उतना दिक्कत ना हो, लेकिन कांग्रेस को तो दिक्कत आएगी। तो यही लेटेस्ट खबर है कि ये 16 से 17 मंत्रालय देने को तैयार हो गए हैं। उसमें मलाईदार वित्त और राजस्व जैसे भी मंत्रालय हैं। अब देखते हैं कि शिवसेना कैसे यू टर्न लेती है, क्योंकि अभी तक वो सीएम पद को लेकर के अड़ी हुई है और वहाँ का जो स्टेडियम है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो भी बुक करा के रखा गया है। कुल और 4 दिन का टाइम है। 9 नवंबर से पहले जो है ये सब हो जाना चाहिए, और यदि नहीं होता है तो फिर समझिए कि वहाँ पे एक संवैधानिक जो क्राइसिस है वो पैदा हो रही है। अब वो कोई भी टर्न ले सकती है, कोई भी करवट ले सकती है। राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाए, एक बात; दूसरी बात की बीजेपी अल्पमत की सरकार बना ले, दूसरी बात; और तीसरी बात की शिवसेना उन लोगों के साथ जाए। देखते हैं और क्या घटनाक्रम घटित होता है। लेकिन बिहार से जो खबर आ रही है कि नीतीश बाबू इस पूरे घटनाक्रम से बहुत खुश है, क्योंकि आपको याद होगा हाल में जो जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके बाद केसी त्यागी और उनके पार्टी के 2-3 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें सवाल पूछा गया था सत्ता में भागीदारी को लेकर के केंद्र में। तो केसी त्यागी ने ये कहा था कि यदि हमारे अनुपातिक रूप से हमें प्रतिनिधित्व मिलता है, जितना हमारा अनुपात बन रहा है, तो फिर हम तैयार हैं। उस समय भी बात आई थी जब मई में सरकार का गठन हो रहा था। सांकेतिक प्रतिनिधित्व के लिए जेडीयू नहीं तैयार हुई थी, लेकिन उसके अगले ही दिन जो जेडीयू के मुखिया हैं और सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इस बात को जो है खंडन कर दिया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब उन्हें क्यों खुशी हो रही है? उन्हें खुशी ये हो रही है कि आगे जो है 2020 नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पे भी बीजेपी का टकराव होना है सीटों को लेकर के। नेतृत्व तो अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष है क्लियर कर दिए हैं कि नीतीश बाबू के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व क्लियर है, लेकिन सीटों को लेकर के होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बराबर सीटों पे ये चुनाव लड़े हैं और वहाँ पे बराबर सीटें ये मांगेंगे, बराबर सीटें मांगेंगे। और यदि अपने सदस्य संख्या यानी कि इनके विधायक ज़्यादा आ गए तो फिर वहाँ पे भी यही दिक्कत पैदा हो सकती है। नीतीश बाबू को इसलिए ये अच्छा लग रहा है कि शिवसेना जिस तरीके से बीजेपी को परेशान कर रही है, उससे बीजेपी कमज़ोर हो रही है। तो अगले साल उनके ऊपर जो संकट आने वाला है वो संकट थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब बीजेपी नरम रुख अपना सकती है, क्योंकि अपने किस किस पार्टनर से लड़ेगी भाई? उधर अकाली दल से भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, अकाली दल भी उनका पुराना पार्टनर है। शिवसेना सबसे पुराना पार्टनर है, उससे भी अच्छे नहीं है। जेडीयू एक बार हाथ छोड़ चुका है, उससे भी अच्छे नहीं है। तो कुल मिला के ये मैसेज तो जाता ही है ना कि बीजेपी अपनी सहयोगी दलों को परेशान करती है, या उन्हें नेस्तनाबूद करती है, उन्हें कमज़ोर करती है, उन्हें तोड़ती है। इसलिए खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार को जो कुछ भी ये हो रहा है अच्छा लग रहा है। और एक और बात बता दें, वो जो प्रशांत किशोर हैं, वो आपको याद होगा कि चुनाव से पहले जा कर के मिले थे उद्धव ठाकरे से, और प्रशांत किशोर अभी भी जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं। तो जो भी मैसेज कन्वे करना होता है, ये आप आपस में ये लोग मैसेज कन्वे कर लेता है। और राजनीति में ऐसा होता है कि आज आपके साथ जो है आंकड़े या जो समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, कल को समीकरण बैठ सकते हैं। बेशक शिवसेना जो है कट्टरवादी और हिंदुत्व इमेज वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन आज की राजनीति में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। पहले कभी भाजपा और शिवसेना अछूत हुआ करती थी, आज के डेट में कोई अछूत नहीं है। जहाँ से जैसे सत्ता मिल जाए वैसे सब ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें और कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।